हेलो दोस्तों, मैं CS कुंदन कुमार। आज मैं एक फाइनेंस में पढ़ाने वाला हूँ। नए जो सिलेबस है CS एग्जीक्यूटिव के लिए, जो नया सिलेबस का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके एक पेपर है जो कि मॉड्यूल 2 में आता है, राइट। तो ये अगर हम CS के पार्ट पे देखें, अगर हम कंपनी सेक्रेटरी के पार्ट पे देखें तो ये बहुत ही मतलब अच्छा पेपर है। अगर प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में जिस दिन आप CS बनोगे, इसका प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छा स्कोप है अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। फाइनेंस में एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन होता है दैट इज द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। मतलब अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं मैं, अगर ठीक है फाइनेंस की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब इन्हीं दो चीजों को हमेशा फाइनेंस डील करता है। अगर किसी फर्म के पास पैसा नहीं है तो हाउ वी कैन रेज द फंड, हाउ वी कैन फाइनेंस, हम पैसा कैसे लाएंगे, ठीक है, कहां से लाएंगे, ठीक है, इन चीजों को डील करना। और हम जब पैसा लाएंगे उसका कॉस्टिंग क्या होगा, राइट, उसका कॉस्टिंग क्या होगा, फाइनेंस हमको यही बताता है। तो जब भी हम पैसा लेने की बात करते हैं, लाजमी है बीइंग अ फर्म मुझे कंसीडर करना चाहिए कि मेरे पास जो भी अल्टरनेटिव अवेलेबल्स हैं, उस सारे अल्टरनेटिव्स में से हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव जो अल्टरनेटिव होंगे हमको वो चूज करना चाहिए। तो फाइनेंस जो होता है एक तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड की बात करता है, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात करता है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, हाउ वी कैन रेज द फंड, हम पैसा कैसे लाएंगे, कहां से लाएंगे। दूसरा है कि अगर मेरे पास सरप्लस है यानी कि जितना पैसा मेरे पास होना चाहिए अगर उससे ज्यादा पैसा है मेरे पास, राइट, तो हाउ वी कैन यूटिलाइज द फंड, कि हम उस पैसे को यूज कैसे करेंगे, राइट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि हम पैसा इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। लाजमी है कि जब भी हम इन्वेस्ट की बात करते हैं देयर आर टू एलिमेंट्स, दैट इज रिटर्न एंड रिस्क, कि सर जहां पे भी रिटर्न अच्छा मिलेगा, जहां पे रिटर्न मैक्सिमाइज होगा, पैसा हमें वहीं लगाना चाहिए। दूसरा फैक्टर रिस्क है। ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके पैसा लगा देंगे, हम रिस्क को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम रिस्क का ध्यान नहीं रखते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हो सकता है कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है मैं उसको भी गवा सकता हूं। तो फाइनेंस जो होता है बेसिकली इसी दो चीजों के बारे में बात करता है। पूरे फाइनेंस में जितने सारे लेसन्स हैं इन्हीं दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, यानी कि हम पैसा कैसे लेंगे, कहां से लेंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। दूसरा, अगर मेरे पास सरप्लस है तो हाउ वी कैन यूटिलाइज द फंड, हमें पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दो एलिमेंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज रिटर्न एंड रिस्क। इसमें मैंने क्या बताया, आपको कॉस्ट और रिस्क का ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं पैसा रेज करने की बात कर रहा हूं, पैसा लाने की बात कर रहा हूं, तो हमें कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी कॉस्टिंग क्या है। एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है कि सेविंग इन कॉस्ट, राइट, सेविंग ऑफ कॉस्ट आल्सो द पार्ट ऑफ द इनकम। यानी कि किसी प्रोडक्ट को अगर बनाने में हमको 8 रुपया खर्चा होता है और अगर मैं 7 रुपए में उस प्रोडक्ट को बना लेता हूं तो 1 रुपए का जो सेविंग है ये मेरे लिए कहीं ना कहीं इनकम ही माना जाता है। इसीलिए हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना जरूरी होता है कि हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर किसी एलिमेंट का, किसी प्रोडक्ट का अगर कॉस्टिंग ज़्यादा हो रहा है तो जब तक हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ेंगे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट। इसी के लिए हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है। और हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। जनरली जो वर्ड कैपिटल है, राइट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल है। पहले दिन से ही आपको दिमाग में रखना है, द वर्ड कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल। कैसा कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो कैपिटल वर्ड यूज किया गया, हमने क्या कहा,
ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल में और कौन कौन सी चीजें हैं जहां से हम पैसा ला सकते हैं, यानी कि जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं, जहां से पैसा लाया जा सकता है, उन्हीं चीजों की कॉस्टिंग हमको इस लेसन में पढ़ना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कैपिटल का मतलब हमने क्या बताया, कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल के यानी कि जो सोर्स है, राइट, इसमें अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, राइट, अगर मैं बात करूं सोर्सेस ऑफ फंड, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल के सोर्सेस हैं, राइट, क्या क्या सोर्स है, कहां कहां से पैसा लाया जा सकता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सारे लॉन्ग टर्म फंड की मैं बात कर रहा हूं। और क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या हो सकता है, डिवेंचर, और क्या हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर, और क्या हो सकता है, बॉन्ड, बॉन्ड्स, और क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, राइट, ये सारे के सारे क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है। तो ये जो लेसन है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें इस लेसन में इन्हीं चीजों की कॉस्टिंग पढ़नी है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन्हीं चीजों की कॉस्टिंग करना हमें इस लेसन में सीखना है। सबसे पहले जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, राइट, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तीनों जनरली कॉमन है, यानी कि ये तीनों लगभग एक तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तरीके से कैलकुलेट करने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट, डिवेंचर पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, ओके। बॉन्ड पे जनरली एक वर्ड यूज किया जाता है कूपन, राइट, कूपन रेट, एंड कूपन का मतलब क्या होता है, दैट इज इंटरेस्ट। अगेन कूपन का मतलब क्या होता है, दैट इज इंटरेस्ट। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से अगर लोन लेते हैं, अगेन क्या देना पड़ता है हमको, इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तीनों तरह के फंड पे लगता क्या है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए तीनों तरह के फंड के लिए, तीनों तरह के फंड के लिए, तीनों तरह के सोर्स के लिए जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका एक जैसा होगा। यानी डिवेंचर का कॉस्टिंग उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जैसा कि बॉन्ड का होता है, और उसी तरीके से होगा जैसा कि लॉन्ग टर्म डेट का होता है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल के सोर्स ऑफ फंड क्या क्या है, तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट ईच ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, कि हम इन चीजों का कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड एंड लॉन्ग टर्म डेट। अब मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखना है आगे कि जब हम डिवेंचर की कॉस्टिंग की बात करते हैं, जब भी हम डिवेंचर की कॉस्टिंग की बात करते हैं, डिवेंचर की कॉस्टिंग कैलकुलेट करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, डिवेंचर की कॉस्टिंग पढ़ना है, राइट, डिवेंचर का कॉस्टिंग, डिवेंचर कहे, बॉन्ड कहे, या मैं डेट कहूं, राइट। ठीक है, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। इसमें डिवेंचर में दो तरह के डिवेंचर, एक होता है इरिडीमेबल और दूसरा होता है रिडीमेबल। एक डिवेंचर होता है इरिडीमेबल एज पर फाइनेंस और दूसरा डिवेंचर होता है रिडीमेबल।
यानी कि एक डिवेंचर ऐसा होगा जिसका रिडम्पशन नहीं किया जाएगा, ओके, और एक डिवेंचर ऐसा होगा जिसको एक पार्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम कर दिया जाता है, जिसका रिडम्पशन हो जाता है। यानी कि हमने जितना पैसा डिवेंचर होल्डर से लिया है, एक पार्टिकुलर समय के बाद उनका वो पैसा हम वापस कर देते हैं। अच्छा, जो इरिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, इनको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है दैट इज KD इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी अपॉन P इंटू 100, जहां पे I क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, स्मॉल t दैट इज द रेट ऑफ टैक्स एंड P दैट इज द नेट रियलाइज अमाउंट। नेक्स्ट, अगर रिडीमेबल डिवेंचर है तो KD इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस R माइनस P अपॉन N होल डिवाइडेड बाय R प्लस P अपॉन 2 इंटू 100। ये दोनों को कैलकुलेट करने के तरीके हैं, ये दोनों को कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि अगर डिवेंचर इरिडीमेबल होगा तो हम इसका कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, KD, राइट, और अगर रिडीमेबल होगा तब उसकी कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला है जहां पे इस फार्मूले में हमको लिखना पड़ेगा वेयर KD इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, I इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, T इक्वल टू टैक्स रेट एंड P इक्वल टू नेट रियलाइज्ड अमाउंट एंड R इक्वल टू रिडम्पशन प्राइस। R इक्वल टू क्या है, रिडम्पशन प्राइस, एंड N इक्वल टू ड्यूरेशन टाइम ऑफ रिडम्पशन। ए इस फार्मूला का बेसिक कंटेंट है, ठीक है, ए इस फार्मूले का बेसिक कंटेंट है। KD इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, I इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, T इक्वल टू टैक्स रेट है, यहाँ रेट है, यहाँ अमाउंट है, ध्यान रखना है, ए कैपिटल है, ए स्मॉल है, P भी कैपिटल, R भी कैपिटल। P का मतलब नेट रियलाइज अमाउंट यानी कि पैसा कितना आया, R का मतलब रिडम्पशन प्राइस, हम जो रिडीम करेंगे डिवेंचर को कितने पे रिडीम करेंगे, ओके, और N अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो इशू के कितने साल के बाद रिडम्पशन कर रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फार्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर एंड रिडीमेबल डिवेंचर। इसके बाद हमें, ठीक है, इसको नोट डाउन करने के बाद कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है, राइट, कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने से पहले। तो हमको लिखना पड़ेगा उसको भी, हमको लिखना पड़ेगा उसे भी। बेसिक एलिमेंट्स या इसको कंडीशन कहें, कंडीशंस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर की कॉस्टिंग को करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या ध्यान रखेंगे? पहला चीज इशू प्राइस, राइट, इशू प्राइस कितने पे इशू हो रहा है, राइट। अच्छा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे क्या इंटरेस्ट है, बॉन्ड पे क्या इंटरेस्ट है या कूपन है, या डेट पे क्या इंटरेस्ट है, ओके। तीसरा टैक्स रेट भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब जब डिवेंचर इशू किए जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्काउंट पे इशू होता है
यानी कि मान लेते हैं कि 100 रुपये का डिबेंचर है, वो 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो कहने के लिए वो 100 रुपया है, राइट, लेकिन 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो हमें जो अमाउंट मिल रहा है वो 95 है। तो जो P हम लिख रहे थे नेट रियलाइज्ड, यानी कि पैसा कितना आया अल्टीमेटली, दैट इज 95। तो हमें जब P कैलकुलेट करेंगे फार्मूले की वजह से, तो हम क्या निकालेंगे कि मेरा P कितना है, तो वहां पे 95 हो जाएगा। इसलिए डिस्काउंट और प्रीमियम का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, और अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कि डिबेंचर 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो यहाँ पे P इक्वल टू 110 हो जाएगा। P इक्वल टू 110 हो जाएगा, बिकॉज नेट रियलाइज अमाउंट भले ही 100 रुपया फेस वैल्यू है, लेकिन ये प्रीमियम पे इशू होने की वजह से 110 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब डिवेंचर को रिडीम किया जाता है, राइट, तो रिडम्पशन के टाइम पे भी क्या होता है, या तो वो डिस्काउंट पे रिडम्पशन हो सकता है या वो प्रीमियम पे हो सकता है। ठीक है, तो डिस्काउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। इशू के समय क्या डिस्काउंट दिया गया, क्या प्रीमियम हुआ, उसको ध्यान रखना जरूरी है, और डिवेंचर को रिडीम करते समय रिडम्पशन के टाइम में क्या डिस्काउंट दिया गया, क्या प्रीमियम दिया गया, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, लास्ट वन इज दैट इशूइंग एक्सपेंसेस। इशूइंग एक्सपेंसेस, डिवेंचर को इशू करने में कुछ खर्चा हो सकता है। ठीक है, डिवेंचर को इशू करने में कुछ खर्चा हो सकता है, जिसको लीगल एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो उस तरह के खर्चे को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए के डिवेंचर पे 2% कमीशन देना पड़ा, तो कहने के लिए 100 रुपए का डिवेंचर था, लेकिन 2% कमीशन चला गया, मेरे पास कितना है 98, P इक्वल टू 98। इस चीजों को ध्यान में अगर आप रखते हैं, और जो मैंने फार्मूला बताया है अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं, यू कैन इजिली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड एंड डेट। क्या क्या ध्यान रखना है, इशू प्राइस, डिवेंचर कितना में इशू हो रहा है, इंटरेस्ट क्या है डिवेंचर पे, इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स का रेट क्या है, ओके, टैक्स रेट क्या है, क्या वो जो डिवेंचर इशू हो रहा है वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, और जब रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर को, अगेन क्या वो डिस्काउंट पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, और अगर इशू करते समय कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है, कुछ अगर खर्चा है, इसको कंसीडर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे हमको कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग इरिडीमेबल डिवेंचर को कॉस्टिंग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इरिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इरिडीमेबल, फिर हम लोग रिडीमेबल पढ़ेंगे। इरिडीमेबल का कैसे करेंगे, किसका पढ़ना है हमको, पहले इरिडीमेबल का पढ़ना है। इरिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन है 14% डिवेंचर ऑफ ₹100, 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 issued by a firm, ठीक है, firm, the flotation cost of debenture is 2% and tax rate is 30%. Calculate cost of debenture. क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा। इरिडीमेबल, ये रिडीम नहीं हो रहा है, ये रिडीम नहीं हो रहा है। देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या है। सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरा आय क्या है। तो 100 रुपए के शेयर पे 14% इंटरेस्ट है, तो मेरा आय कितना हो जाएगा 14। टी दैट इज टैक्स रेट, टैक्स रेट हमारा 30% है, इसको हम लिखेंगे 0.30, राइट, 30 डिवाइडेड बाय 100। पी दैट इज रियलाइज्ड अमाउंट, 100 रुपए के शेयर पे 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है,
यानी कि हमारे पास कितना आएगा 98। मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो जो मुझे चीज चाहिए मैंने निकाल दिया है, राइट। अब हमको क्या निकालना है, केडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। फार्मूला कहता है आई 1 माइनस टी अपॉन पी, राइट। मेरा आई है 14, मेरा आई है 14 इंटू 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय पी मेरा है 98 और मल्टीप्लाई विथ 100। यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 100 भी करना है। इसको आप जब सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 98 गुणे 100। फिर इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 98 गुणे 100, 9800 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है, 98, ठीक है, नहीं एक ही होगा, राइट। 980 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है, डिवाइडेड बाय 98, दैट इज 10%। मेरा जो आंसर आया कितना आया 10%। तो इस क्वेश्चन में हमने जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट किया कितना आ गया 10%। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्लास करेंगे। थैंक यू।